खबरों में आगे बढ़ेंगे तो ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे आज से शुरू होगा। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी थी, हालांकि इस पर रोक लग गई है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद तो ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे और मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे को रोकने की मांग की है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। हालांकि आज ये सर्वे होगा। तो ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे आज से शुरू होगा। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सर्वे को मंजूरी दी गई थी। लगातार हिंदू पक्ष एएसआई सर्वे की मांग कर रहा था, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस सर्वे की मांग पर रोक लगाने के लिए लगातार दलील दिए जा रहे थे, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सर्वे को हरी झंडी दे दी गई है। लेकिन अभी भी मुस्लिम पक्ष इस मंजूरी से सहमत नहीं है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का आज मऊ आजमगढ़ दौरा। सुबह करीब 10:30 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। सुबह 10:45 पर पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे। सुबह 11:50 पर कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक बैठक भी करेंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बैठक के बाद करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहीं पर निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। दोपहर 1:30 बजे मऊ से आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज मऊ और आजमगढ़ दौरा है और इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही लगातार अधिकारियों से संवाद भी करेंगे। तो मऊ और आजमगढ़ जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सुबह करीब 10:30 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। तो पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक बैठक होगी और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मऊ और आजमगढ़ के दौरे पर डिप्टी सीएम केपी मौर्य हैं और इस दौरान तमाम अधिकारियों से संवाद करेंगे। साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कार्यक्रम रहने वाला है, जिसके बाद आजमगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 2 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम रहने वाले हैं। इस दौरान विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा करेंगे। किस तरह से जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है, क्या कुछ स्थिति जिलों की है, उसको जानेंगे। यूपी के फिरोजाबाद के आराम थाने में तैनात उप निरीक्षक दिनेश कुमार मिश्रा की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने बताया कि उप निरीक्षक दिनेश कुमार मिश्रा आराम थाने में तैनात थे। वह एक विवेचना करके चंदपुर गांव से लौट रहे थे, जिनके साथ एक प्राइवेट व्यक्ति भी था। गांव के सुनसान रास्ते में गोली चली और गोली लगने से उनकी मौत हो गई। वहीं मामले की जांच के लिए टीमों का गठन किया गया है। तो ये सूचना प्राप्त हुई कि सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार मिश्रा जो थाना आराव में पोस्टेड हैं, वो एक विवेचना डाउरी एक्ट की करके चंद्रपुर गांव से वापस लौट रहे थे। उनके साथ में एक प्राइवेट व्यक्ति था मोटरसाइकिल पे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो मोटरसाइकिल चला रहे थे। इसमें गांव से लौटते वक्त में जो गांव का सुनसान रास्ता है जिसके दोनों तरफ झाड़ियां हैं, उसमें बताया जा रहा है कि कोई गोली चली है और वो गोली इनके अभी जो हमने देखा है यहाँ पर कि गोली जो है राइट साइड में गले के लगी है और उसमें टैटूइंग ब्लैकनिंग भी है। तो उससे उनकी मृत्यु हो गई है, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। और इसमें अब हम लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में ये गोली किसने चलाई है और किस तरह से ये घटना हुई है। इसमें टीमों का गठन मैंने कर दिया है, जो एसओजी टीम है, इसके अलावा 3 थानों की टीम जो है वो मैंने गठन की है और इसमें जल्दी ही इसका खुलासा किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ में हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे। तो ये सूचना प्राप्त हुई कि सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार मिश्रा जो थाना आराव में पोस्टेड हैं, वो एक विवेचना डाउरी एक्ट की करके चंद्रपुर गांव से वापस लौट रहे थे। उनके साथ में एक प्राइवेट व्यक्ति था मोटरसाइकिल पे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो मोटरसाइकिल चला रहे थे।
इसमें गांव से लौटते वक्त में जो गांव का सुनसान संवाददाता नरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, अभी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जांच की जा रही है? देखिए, पूरा मामला कल रात्रि का है, जहां विवेचक करके लौट रहे थे दिनेश मिश्रा। उनको कुछ अज्ञात जो बदमाश थे, उन्होंने गोली मारकर उनको घायल कर दिया और उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था। वहीं उनको मेडिकल कॉलेज में उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। मगर सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस क्राइम घटना पर जो एसएसपी हैं आतिश तिवारी, उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने एक टीम गठित की है। टीम गठित करने के साथ साथ उन्होंने एसओजी प्रभारी और कई थानों का फोर्स भी लगा दिया गया है। और पुलिस उसी तहकीकात में लगी हुई है कि आखिरकार ये बदमाश इसमें संगीन घटना को, एक जो सब इंस्पेक्टर है विवेचना कर लौट रहे थे, जो विवेचना थी वो दहेज के मामले में चल रही थी, मगर ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि वो। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये देखने वाली बात होगी कि ये घटना हुई है, उसका अनावरण कितनी जल्दी पुलिस कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस जानकारी को देने के लिए। सिद्धार्थनगर जिले में भीषण गर्मी के बीच आई फ्लू के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। सिर्फ माधव प्रसाद मेडिकल कॉलेज में आई वार्ड में 100 के करीब मरीज प्रतिदिन आई फ्लू से आ रहे हैं। पूरे जिले के आंकड़ों की बात की जाए तो यह आंकड़ा काफी ज्यादा है। लगातार बढ़ रहे आई फ्लू के मरीजों को लेकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी काफी सतर्क है और इससे संबंधित दवाओं की आपूर्ति में कमी ना हो, इसका पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा संजय गुप्ता ने आई फ्लू को लेकर कहा कि यह बीमारी मौजूदा समय में बैक्टीरिया और वायरस दोनों से फैल रही है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी में आंखें लाल हो जाती हैं और गड़ती भी है। इसके साथ ही और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। विपक्षी एकता के लिए सभी दल परेशान हैं। पहले पटना, फिर बेंगलोर और अब मुंबई में बैठक होने जा रही है, जिसमें एकजुट विपक्ष का खाका खींचा जाएगा। पटना की बैठक में विपक्ष ने लिट्टी चोखा का स्वाद चखा तो बेंगलुरु में गठबंधन का नाम दिया गया इंडिया। अब मुंबई की बैठक में क्या होगा ये तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले विपक्षी खेमे में एकता रहेगी ये बड़ा सवाल है। कम से कम यूपी में तो ऐसा नहीं दिखता, जहां कांग्रेस और सपा दोनों की अपनी अपनी तैयारी साफ दिख रही है। फिर सवाल ये है कि क्या गठबंधन का दावा सिर्फ कागजी है? आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। साइकिल चलाएंगे अखिलेश, भारत जोड़ेंगे राहुल, अलग अलग राह पर चला इंडिया। धूमधाम से जिस विपक्षी एकता का दावा किया गया, महज कुछ ही महीनों में उसकी गांठें खुलनी शुरू हो गई हैं। पटना और बेंगलुरु की बैठक और मुंबई के प्लान के बीच बहुत कुछ बदल गया है। गठबंधन में शामिल हुए दलों को भी शायद ये नहीं लगता कि उनकी एकजुटता किसी काम आने वाली है। इसलिए गठबंधन के नारों के बीच सब अपनी अपनी कोशिशों को धार देने में जुटे हैं। सवाल उठता है कि जब आपसी भरोसे की डोर इतनी कमजोर है तो फिर साथ आने का मतलब क्या है? ताजा उदाहरण यूपी बना है, जहां विपक्षी एकता के दो मजबूत घटकों के बीच की खाई सरेआम हो चुकी है। 9 अगस्त से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव साइकिल यात्रा निकालने जा रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की तैयारी में है। इस यात्रा की शुरुआत 15 अगस्त या 2 अक्टूबर से हो सकती है। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 जो पिछली बार यूपी में महज 2 दिन रही थी, इस बार भारत जोड़ो यात्रा करीब 1 महीने की रहने वाली है। पहले की यात्रा में समाजवादी पार्टी शामिल नहीं थी। इस बार की यात्रा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दिख सकते हैं। देखिए, पूरा विपक्ष आज भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों को जनता के सामने लेके आ रहे हैं। जनता को बता रहे हैं कि किसान, मजदूर, नौजवानों से, बेरोजगारों से जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में वादे किए थे, वो वादे अधूरे रह गए, वो सपने अधूरे रह गए। इसलिए समाजवादी पार्टी 9 अगस्त से साइकिल यात्रा निकाल रही है। आने वाले समय में विपक्षी दलों की भी अन्य कार्यक्रम होंगे और सभी विपक्षी दलों के कार्यक्रम अपने अपने चलते रहते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक है कि भारतीय जनता पार्टी की इस जन विरोधी सरकार को इस देश से हटाना है। समाजवादी पार्टी अपनी यात्रा निकाल रही है। हमारी भारत जोड़ो यात्रा का शीघ्र ही दूसरा चरण भी शुरू होगा।
तो वो अपनी राजनीतिक दल है, उनका अपना पॉलिटिकल कार्यक्रम है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से यात्राओं को निकालते हैं और भारत जोड़ो यात्रा का जो परिपेक्ष है वो देशव्यापी है। इस बार जो शुरुआत है वो जहाँ तक गुजरात से शुरू होकर वो नॉर्थ ईस्ट तक जाएगी, तो अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में यात्रा निकाल लें तो ये तो अच्छा है, सकारात्मक है, सभी का स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि इस यात्रा का उद्देश्य चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या अखिलेश यादव जी की यात्रा हो, जनता को उनके मुद्दों पर लाना है। देखिए, ये महागठबंधन की बात तो छोड़िए, ये गठबंधन भी नहीं है और इंडिया नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये भारत को लूटने वाली गिरोह है। एक गिरोह बना है जिनके अलग अलग एजेंडे हैं, अलग अलग राज्यों में इनके अलग अलग मंसूबे हैं। इन गठबंधन को और इन नेताओं को भारत से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत के विकास की, भारत के तरक्की की और उत्तर प्रदेश की तरक्की से इनका कोई लेना देना नहीं है। पहले भी गठबंधन हुआ था, 2017 में अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन किया था, 2 लड़कों की जोड़ी का नारा दिया था और चुनाव बीतते ही उत्तर प्रदेश की जनता के खारिज करते ही उस गठबंधन का क्या हसर हुआ ये उत्तर प्रदेश जानता है। 19 में बसपा के साथ गठबंधन करके क्या हसर हुआ, 2022 में राजभर के साथ गठबंधन करके क्या हसर हुआ और अखिलेश जी ने 2012 से 17 के बीच समाजवादी पार्टी का क्या हसर किया, मुलायम सिंह और शिवपाल यादव का क्या हसर किया, ये उत्तर प्रदेश जानता है। सवाल उठता है कि पहली यात्रा में जहां समाजवादी पार्टी से दूर रही थी, उस वक्त यात्रा में शामिल न होना तो समझ में आता है, मगर जब इंडिया गठबंधन बन चुका है, ऐसे में अलग अलग यात्राएं निकालने का क्या मतलब है। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में तो होना ये चाहिए था कि संयुक्त विपक्ष की ताकत दिखाई जाए, लेकिन अकेले दम पर हो रही आजमाइश क्या ये संदेश नहीं दे रही कि विपक्षी दलों के बीच आपस में अविश्वास का संकट है। और अगर ऐसा है तो फिर शहर शहर बैठकों का मतलब क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।